आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। लास्ट जो टॉपिक था हमारा डायमेंशन फॉर्मूला या डायमेंशन एनालिसिस में हमने डायमेंशंस पढ़े थे, डायमेंशन फॉर्मूला स्टडी किया था। आज हम उसको अप्लाई कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में। स्टार्ट करते हैं। यस, फर्स्ट जो एप्लीकेशन है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। मीन्स हमें डायमेंशनल इक्वेशन दी होगी और हमें चेक करना होगा कि ये इक्वेशन सही है कि नहीं। ठीक है, देन फिर सेकेंड एप्लीकेशन जो है वो हमें स्टडी करना है टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटी। मीन्स हमें कुछ फिजिकल क्वांटिटीज दी होंगी कि ये फिजिकल क्वांटिटी इन फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है। अब डिपेंड कर रही है तो पावर्स में हमें मेजर करना है, क्योंकि डायमेंशन का मेन रिलेशन पावर्स से। बेस क्वांटिटीज की जो पावर्स हैं वो अलग अलग हो सकती है डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज की, तो हमें वहाँ पे रिलेशन फाइंड करना है डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज में, डिराइव करना है इसको। एंड द थर्ड वन टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम। हमें एक सिस्टम दिया होगा लाइक कि ऐसा यूनिट गिवन है, हमें सीजेस में कन्वर्ट करना है, या सीजेस गिवन है एसआई में कन्वर्ट करना है, या इसके अलावा मैंने कोई सिस्टम बना दिया कि मेरे सिस्टम में टाइम ये है, मास ये है, लेंथ ये है, और फिर उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना है। तो ये थ्री एप्लीकेशंस हमें आज समझनी है। ठीक है, तो उसके लिए हमें पहले कुछ बेसिक चीज़ें समझनी ज़रूरी है स्टार्ट करने से पहले। फर्स्ट वन, ये जो प्रिंसिपल है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या कहता है ये प्रिंसिपल? ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जो आपको इक्वेशन दी हुई है, डायमेंशनल इक्वेशन दे रखी है, तो इक्वेशन जो है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि फोर्स, ठीक है, फोर्स का डायमेंशन क्या, एम एल स्क्वायर, नो एल स्क्वायर नहीं, एम एल टी माइनस टू। ठीक है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू वर्क का होता है। अब ये आपकी इक्वेशन है, फोर्स इक्वल टू ये, तो सही है, फोर्स का डायमेंशन ये होता है। अगर हम फोर्स के फॉर्मूले से देखें तो एफ टू एम ए से यही आता है, एम फॉर मास और एक्सेलरेशन का मीटर पर्सन स्क्वायर। तो हमें कोई इक्वेशन दे रखी है, कोई फॉर्मूला दे रखा है, कोई इक्वेशन दे रखी है, तो जो डायमेंशनल इक्वेशन है उसमें क्या होता है कि जो आपका राइट हैंड साइड है उसका डायमेंशन और लेफ्ट हैंड साइड जो डायमेंशन है वो इक्वल होता है। ठीक है, ये चीज कहा गया है कि व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इट स्टेट्स दैट द डायमेंशन ऑफ ईच ऑफ द टर्म्स ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन ऑन द बोथ साइड शुड बी सेम। यानी अगर ये फॉर्मूला सही है तो यहाँ पे जो डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड का है वही डायमेंशन आपका राइट हैंड साइड का होगा। ठीक है, अभी और भी इसको डिटेल में समझते हैं कंसेप्ट को, और इसको अप्लाई भी करते हैं, और फिर ये एप्लीकेशन में इसको प्रॉपर यूज करना है इनको। ठीक है, जैसे कि आपको कोई फॉर्मूला गिवन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये इक्वेशन आपको याद है इक्वेशन मोशन में, फर्स्ट इक्वेशन मोशन। तो ये जो इक्वेशन है, ठीक है, ये इक्वेशन तो डायमेंशनली हम इक्वेशन बना रहे हैं इसकी। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? वेलोसिटी का डायमेंशन होता है, यस, तो हम कह रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करें। चलो, लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, वेलोसिटी। तो हमें इस v यानी वेलोसिटी का डायमेंशन बताना है। क्या होता है पता है आपको? यस, इसका डायमेंशन है एल टी माइनस वन। तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन हो गया। राइट हैंड साइड में देखो आप, तो राइट हैंड साइड में हमने देखा कि राइट हैंड साइड में u प्लस ए टी, तो u का डायमेंशन, u इनिशियल वेलोसिटी, एल टी माइनस वन, प्लस एक्सेलरेशन का डायमेंशन एल टी माइनस टू, और टाइम का t। अब जो राइट हैंड साइड में जो डायमेंशन है उसको सॉल्व करके जो डायमेंशन आएगा वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो एल टी माइनस वन प्लस एल टी माइनस टू इंटू टी सॉल्व करते, तो एल टी माइनस वन प्लस ऑफ दिस वन एल टी माइनस टू इंटू टी, यस, एल टी माइनस वन आएगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसके आगे, एल टी माइनस वन प्लस ऑफ एल टी माइनस वन, यस, क्या आएगा, एल टी माइनस वन। ये नहीं कि टू टाइम्स ऑफ एल टी माइनस वन कह दिया, इसमें वैसे अलजेब्रिक सम नहीं कर देना आपको। ये एल टी माइनस वन आया, ये एल टी माइनस वन आया, इनको सम करके एल टी माइनस वन ही आया, ये टू गलत हो जाता। यानी कहने का मतलब है, अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 मीटर प्लस 2 मीटर इज इक्वल टू क्या, 3 मीटर है, तो डायमेंशन में ये 1 2 3 ये जो कॉन्स्टेंट नंबर है इनको नहीं, हमें इसकी यूनिट से मतलब है। एल 1 मीटर ये लेंथ है, 2 मीटर ये लेंथ है, तो लेंथ प्लस लेंथ
जो आया 3 मीटर वो भी लेंथ ही तो आया l। तो वैसे ही ये वेलोसिटी वाला टर्म u, 80 को सॉल्व किया तो ये भी वेलोसिटी वाला टर्म आया, यानी डायमेंशनली वेलोसिटी का डायमेंशन आया, इनको सम करने पे वो वेलोसिटी का ही डायमेंशन है। तो अब क्लियर दिख रहा है कि जो लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन है वो LT-1 है और राइट हैंड साइड का डायमेंशन है वो भी LT-1 है, यानी डायमेंशनली यस ये करेक्ट है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है कि ये आपकी इक्वेशन अगर करेक्ट है तो ये लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड के डायमेंशन के इक्वल होगा। ठीक है, और भी एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर हम यूनिट चेंज करें, जैसे हमने कहा कोई यूनिट हमें गिवन है, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, 1 kg इज इक्वल टू हाउ मच ग्राम, वेरी गुड 1000 ग्राम। ये दोनों ही यूनिट कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की, मास की है। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं हो गया कि केजी में अलग डायमेंशन हो गया मास का और ग्राम में अलग हो गया, नहीं, मास ही तो है, वो फिजिकल क्वांटिटी मास ही है। बस फर्क क्या है, ये जो नंबर है वो n1 है, ये न्यूमेरिकल जो डिजिट है वो n1 है, और केजी जो यूनिट है वो किसकी, मास की है, ये मास। ठीक, और इक्वल टू यहाँ पर ये भी नंबर है, बस नंबर चेंज हो गया, n2 है, ये n1 1 है या n2 2 है, तो ये ग्राम तो मास ही है। क्लियर, तो यानी कि न्यूमेरिकल डिजिट चेंज है बट डायमेंशन सेम है। ओके, इसी तरीके से इन जनरल कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी है और MLT के टर्म में हम कह रहे हैं कि लेट कोई फिजिकल क्वांटिटी x है, तो कोई फिजिकल क्वांटिटी x है और इसका डायमेंशन क्या है, यस, x इज अ फिजिकल क्वांटिटी एंड इसकी दो यूनिट है, एक U1 यूनिट है, ऐसा यूनिट भी मान लेते हैं, एक U2 यूनिट में है, यस CGS में मान लेते हैं। तो हम x को मेजर कर रहे हैं, n1 न्यूमेरिकल वैल्यू होगी इन द फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है, और जब हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड सिस्टम में तो n2 इन द सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी तो नहीं चेंज हुई ना, फिजिकल क्वांटिटी तो वही रही, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि केजी ग्राम में कन्वर्ट हुआ, तो वैसे ही कोई जनरल फिजिकल क्वांटिटी है, एक सिस्टम ऑफ यूनिट में फिर दूसरे में कन्वर्ट किया तो नंबर n1 n2 चेंज हुआ, ये n1 है ये n2 है, u1 u2 यूनिट है, लेकिन यूनिट के अकॉर्डिंग टू डायमेंशन है वो वही रहेगा, यानी ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन है और राइट हैंड साइड का डायमेंशन सेम रहेगा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो n1 u1 के अकॉर्डिंग जो डायमेंशन है, लेट मास m1, हाँ ध्यान रखना कि मास की जो वैल्यू है कहीं 1 kg है तो कहीं 1 ग्राम है मास, लेकिन पावर डायमेंशन यहाँ पर पावर से रिलेट होती है ना, पावर सेम रहेगी, तो m1 की पावर लेट a, लेंथ इन द फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट L1 ले लिया, लेट की 1 मीटर है, पावर b, टाइम t1 की पावर c, तो डायमेंशन या ABC यानी पावर ABC है, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, यहाँ n2 इज इक्वल टू, तो डायमेंशन सेम होगा u1 और u2 के अकॉर्डिंग, बस फर्क है कि m2 है और पावर यानी डायमेंशन सेम रहेगा a, L2 पावर b एंड T2 पावर c। तो यहाँ से आपको जो है, अगर आपको n2 कैलकुलेट करना हो कि भाई हमें एक फर्स्ट सिस्टम गिवन है और हमें सेकंड सिस्टम में n2 फाइंड करना है, तो n2 क्या आप मेजर कर सकते हैं, n2 इज इक्वल टू n1 टाइम्स m1 की पावर a है और m2 की पावर a है, तो यस m1 अपॉन m2 की पावर a हो जाएगा। ठीक है, n2 फाइंड करें, m1 m2 नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई, m1 और m2 पावर कॉमन a, वैसे ही L1 अपॉन L2 पावर b एंड सेम T1 अपॉन T2 पावर c। तो ये जो कंसेप्ट है ये यूज करेंगे हम एप्लीकेशन में। ओके, ये फॉर्मूला और ये कंसेप्ट हम यूज करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में। क्लियर, ना आगे चलते हैं, कुछ चीजें और हैं जो हमें एप्लीकेशन डायमेंशनल एनालिसिस का जो कंसेप्ट है वो अच्छे तरीके से समझने में हेल्प करेगा। दिस वन, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू डायमेंशन एनालिसिस। फर्स्ट वन, डायमेंशनल वेरिएबल्स क्या होते हैं, व्हाट आर द डायमेंशन वेरिएबल्स। नाम से आइडिया लग रहा है, डायमेंशनल यानी डायमेंशन होगा, यानी द फिजिकल क्वांटिटी हैव डायमेंशन एंड वेरिएबल मींस उसकी जो वैल्यू है वो वेरी करेगी। क्लियर हो गया, उसकी जो वैल्यू है वो वेरी करेगी। तो यस, तो हैव डायमेंशन
यानी डायमेंशन फॉर्मूला, तो हैव डायमेंशन एंड वैल्यू जो है वो वेरिएबल होगी, तो यानी डायमेंशनल वेरिएबल। एग्जाम्पल, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट। तो हम जैसे एरिया कह रहे हैं, ठीक है, तो एरिया डिफरेंट फ्लोर का अलग अलग होगा, ट्राइंगल का अलग एरिया है, स्क्वायर का अलग एरिया है, रेक्टेंगल का अलग एरिया है, लेकिन क्या सेम है, डायमेंशन सेम है, ठीक है। तो एरिया आपने मेज़र किया किसी का कि भाई रेक्टेंगल का एरिया मान लिया 20 मीटर स्क्वायर आया, और ये A1, वैसे आपने ट्राइंगल का एरिया मेज़र किया 10 मीटर स्क्वायर आया, इस तरीके से हमने मेज़र किया। तो हमने क्या देखा कि जो वैल्यू वो अलग अलग है, बाकी जो मीटर स्क्वायर है उससे पता कि डायमेंशन है, और डायमेंशन एरिया का वही रहता है, डिफरेंट एरिया का अलग डायमेंशन नहीं होता, एरिया दोनों का L² यानी मीटर स्क्वायर यानी डायमेंशन L की पावर 2 है। हाँ, वैल्यू वेरी कर सकती है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, डायमेंशनल वेरिएबल। सेम वॉल्यूम भी अलग अलग होता है, सिलेंडर का अलग होगा, क्यूब का अलग होगा, स्फेयर का अलग होगा, बट वैल्यू अलग अलग होगी, डायमेंशन वही रहेगा, L की पावर 3 रहेगा। सेम वे डेंसिटी, इस तरीके से और भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनकी डायमेंशन सेम रहता है। भाई डेंसिटी है तो डेंसिटी का डायमेंशन वही रहेगा, ऐसा नहीं कि वाटर की डेंसिटी का अलग डायमेंशन है और किसी ऑयल की डेंसिटी का अलग डायमेंशन, वैल्यू वेरी करेगी ना। तो ये है आपका डायमेंशनल वेरिएबल। नाउ कम टू द नेक्स्ट, सेकंड वन। क्या है सेकंड वन, डायमेंशनल कांस्टेंट। अब यहाँ पे नाम से आइडिया लग रहा है, डायमेंशनल कांस्टेंट, दैट मीन्स फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायमेंशन है, यानी हैव द डायमेंशन फॉर्मूला, बट जो वैल्यू है वो, यस गुड, कांस्टेंट रहेगी। अब सोचो ऐसा क्या है, डायमेंशन है और वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। एन एग्जांपल, क्लास 9th में भी आपने स्टडी किया है ये, यस, ग्रेविटेशन में। एंड एग्जांपल के लिए ग्रेविटेशन कांस्टेंट, जिसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कहते हैं, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ओके, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है, बट इसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहती है। क्या होता है इसका डायमेंशन फॉर्मूला, कैसे मेजर करते हैं? आपको डायमेंशन फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो कितना याद करोगे, आपको फॉर्मूला तो याद होगा। तो F = G m1 m2 अपॉन r²। ये फॉर्मूला आपने 9th में स्टडी किया था, यस, 11th में भी स्टडी करेंगे, यहाँ पे भी ग्रेविटेशन चैप्टर है। तो अब यहाँ से अगर आपको फॉर्मूला पता है तो फॉर्मूले से आप ग्रेविटेशन कांस्टेंट यानी जी का डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। अगर आपकी यूनिट पता है तो यूनिट से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जी अगर यहाँ से देखें तो जी मिलेगा आपको F × r² अपॉन m1 × m2, और यहाँ से जी का डायमेंशन आप मेजर कर सकते हैं, जी का डायमेंशन फॉर्मूला आप मेजर कर सकते हैं। कैसे, देखो, फोर्स का डायमेंशन याद है, यस, m l t की पावर -2, r² क्या है, इन टू मासेस के बीच का डिस्टेंस, जो कि सेंटर से मेजर करते हैं, विच इज मेजर फ्रॉम देयर सेंटर। तो डिस्टेंस यानी L और इसका स्क्वायर r² अपॉन मास m1, एक मास m1 एक मास m2 है, तो मास का डायमेंशन m और ये m2 का भी m, तो m² लिख सकते हैं। तो नाउ यहाँ से हमें जो g का डायमेंशन मिलेगा कैलकुलेट करने पे, क्या मिला डायमेंशन, यस, m की पावर 2 और ये 1, ऊपर पावर माइनस हो जाएगी, -1, m की पावर -1, l की पावर 1 और 2, यस, l की पावर 1 + 2 यानी 3 हो जाएगी, एंड t की पावर -2। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो डायमेंशनल फॉर्मूला है, लेकिन कांस्टेंट यहाँ पर इसकी वैल्यू जो होती है, क्या वैल्यू होती है जी की, जी की वैल्यू होती है 6.67 10 की पावर -11, ये वैल्यू होती है जो कि कांस्टेंट रहेगी। यूनिट तो आपको आइडिया लगी गया है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², ठीक है। तो यहाँ पर यूनिट है यानी डायमेंशन फॉर्मूला है, और डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट भी कर लिया हमने, उसको याद भी कर लेना है, लेकिन अगर कंफ्यूज हो रहे तो फॉर्मूला आपको हेल्प करेगा, और ये फॉर्मूला सिंपल है, याद रहेगा सबको। जी की वैल्यू 6.67 10 की पावर -11, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, और इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट नहीं, पूरे यूनिवर्स में ये वैल्यू कांस्टेंट है, किसी भी प्लैनेट पे चले जाओ ये वैल्यू आप पुट करेंगे।
तो ये है आपका डायमेंशनल कांस्टेंट। तो ऐसे और भी कांस्टेंट होते हैं, लाइक प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। अब मैं आपको कह रहा हूं कि प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट करो आप। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? अभी आपने तो नया नया सुना है अभी प्लैंक कांस्टेंट, तो प्लैंक कांस्टेंट आपने 9-10 में सुना ही नहीं था। तो प्लैंक कांस्टेंट अगर मैं फॉर्मूला दे दूं कि चलो भाई ये फॉर्मूला है आपका और आपको यहां से कैलकुलेट करना है, तो मैं आपको बता दूं एनर्जी E इक्वल टू एच न्यू, न्यू मीन्स फ्रिक्वेंसी, ठीक है, ये फ्रिक्वेंसी है, एनर्जी है, ये फ्रिक्वेंसी है, तो ये एच जो है वो प्लैंक कांस्टेंट है। तो आप फाइंड कर सकते हैं एच का डायमेंशन क्या होगा इस फॉर्मूले से। तो आपको एच का अगर डायमेंशन फाइंड करना है तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा, यस जो वर्क का होता है ml²t-2, और फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड तो t⁻⁻1, और यहां से प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला आपने कैलकुलेट कर लिया ml², यस t-1। क्लियर हो गया? तो प्लैंक कांस्टेंट, अब ये डायमेंशन है लेकिन इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। कितनी वैल्यू होती है आपको बता दूं, ये आपकी वैल्यू होती है 6.62 10⁻⁻34, और यूनिट क्या होती है एनर्जी की जूल, ये पर सेकेंड ऐसे जाके जूल सेकेंड हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये आपका प्लैंक कांस्टेंट भी डायमेंशनल कांस्टेंट है क्योंकि इसका डायमेंशन फॉर्मूला है और इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। ऐसे और भी एग्जांपल हो सकते हैं। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट डायमेंशनल कांस्टेंट का। नाउ द थर्ड वन, डायमेंशन लेस वेरिएबल। अब ऐसा क्या, आप समझ रहे हैं आप, डायमेंशन लेस मतलब डायमेंशन लेस मींस डायमेंशन नहीं है, यानी दोज फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायमेंशन ही नहीं है। तो बताओ कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है और जिसकी वैल्यू वेरी करेगी। क्लास 10th में भी आपने स्टडी किया है एंड क्लास 9 में भी स्टडी किया है, मुझे पहले वही एग्जांपल बताओ, ठीक है, यस गुड। तो क्लास 9th में आपने रिलेटिव डेंसिटी पढ़ा था जिसको स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं, यस। तो हम वहाँ पे डेंसिटी को रिलेट कर रहे हैं, रेशो ले रहे हैं, तो जब रेशो लेंगे तो नो यूनिट, तो रिलेटिव डेंसिटी कहें या स्पेसिफिक ग्रेविटी कह सकते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, किसी मीडियम का किसी सब्सटेंस की डेंसिटी अलग अलग हो सकती है, मरकरी की अलग डेंसिटी होती है, कैरोसिन ऑयल की अलग डेंसिटी होगी, एंड अलग अलग मटेरियल की अलग डेंसिटी होगी। तो जो रिलेटिव डेंसिटी है उसको क्या कहते हैं, वाटर से रिलेट करते हैं ना, तो डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ द वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, यानी वाटर से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। और वाटर की डेंसिटी क्या होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और यस 1000 kg पर मीटर क्यूब। वाटर का तो आपको डेंसिटी याद रखना है अच्छे से। तो रेशो लिया ना, तो रेशो लिया तो कोई यूनिट नहीं, मीन्स ये डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। अब वेरिएबल मीन्स यस वैल्यू वेरी करती है, अलग अलग सब्सटेंस की अलग अलग डेंसिटी होगी, डायमेंशन तो सेम रहेगा बट डेंसिटी डिफरेंट सब्सटेंस का डिफरेंट रहेगा, तो दैट वाई इट इज डायमेंशनलेस वेरिएबल। और क्या स्टडी किया था क्लास 10 में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अदर, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने ग्लास स्टडी किया था विद रिस्पेक्ट टू द एयर, क्या थी वैल्यू 3/2, है ना। तो वहां पे यूनिट नहीं है ना, रिस्पेक्ट में 3/2 वैल्यू, इसकी यूनिट आपने स्टडी की थी नहीं की थी। वैसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, यस गुड 4/3, 4/3 यूनिट आपने स्टडी की थी नहीं। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज ऑल्सो अ डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी, और जिसकी वैल्यू वेरी कर रही है, जैसे कि मैंने कहा वाटर का अलग है, ग्लास का अलग है एयर के रिस्पेक्ट में। तो क्लियर हो गया डायमेंशन लेस वेरिएबल। नाउ द नेक्स्ट वन, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। डायमेंशन लेस कांस्टेंट, तो डायमेंशन लेस कांस्टेंट क्या है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट जो है वो कांस्टेंट टर्म जिसकी वैल्यू फिक्स है, डायमेंशन लेस है, जैसे एक्सपोनेंट की वैल्यू, अब एक्सपोनेंट की वैल्यू और जैसे पाई है, ठीक है, तो ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, ई और पाई इस तरीके से। अब एक और चीज़ याद आया आपको, ई से आपको बता दूं कि यहाँ पे जो डायमेंशनलेस वेरिएबल में, ये तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हो गए, डायमेंशनलेस वेरिएबल में आपके कुछ ऐसे फॉर्मुलेज होंगे जहाँ पे साइन के टर्म में होंगे, जैसे आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था, स्नेल्स लॉ याद करो आप, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू, तो यानी
टिग्नोमेट्री रेशो की बात करें तो जो टिग्नोमेट्री रेशो हैं, यस, जो टिग्नोमेट्री रेशो हैं वो अलग अलग वैल्यूज आएंगी, बट वो रेशो है टिग्नोमेट्री वाले, तो वो डायमेंशन लेस होंगे। यानी जो टिग्नोमेट्री टर्म है, साइन एंगल, साइन आई, साइन आर, साइन थीटा, वो आपका डायमेंशन लेस होगा। यानी अगर आपको कहीं पे ऐसे दिया हुआ है कि साइन ऐसे करके कोई के एक्स दे रखा है, यानी साइन एंगल दे रखा है, तो ये पूरा टर्म डायमेंशन लेस है, ठीक है। और अगर ये पूरा टर्म डायमेंशन लेस है तो यहाँ पर आपका के एक्स भी डायमेंशन लेस होगा, ये चीज़ याद रखना है। सिमिलरली अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करें तो लॉग वाला फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन लाइक लॉग के एक्स मैंने कहा, तो ये पूरा लॉग वाला टर्म डायमेंशन लेस है, यानी के एक्स भी डायमेंशन लेस होगा, इट इज ऑल्सो डायमेंशन लेस। सिमिलरली एक्सपोनेंट वाली, एक्सपोनेंट ई की पावर कोई फंक्शन है लाइक कि के एक्स है, तो पूरा एक्सपोनेंट, ये पूरा एक्सपोनेंशियल टर्म डायमेंशन लेस होगा, यानी कि के एक्स भी डायमेंशन लेस होगा। क्लियर हो गया? तो ये डायमेंशनलेस वेरिएबल्स में आ जाएंगे, ये ट्रिग्नोमेट्री, लॉग और एक्सपोनेंट वाले। क्लियर हो गया? तो और डायमेंशनलेस कांस्टेंट की बात करें तो जैसे ई की वैल्यू, पाई की वैल्यू, ये वैल्यूज जो भी हैं वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो ये कहलाती है डायमेंशनलेस कांस्टेंट, यानी डायमेंशन भी नहीं है और जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है। क्लियर हो गया ये टर्म? अब आप आगे के क्वेश्चन जो एप्लीकेशन है वो अब सारे क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं इन कंसेप्ट को माइंड में रख करके। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। यस, तो फर्स्ट एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। कोई फॉर्मूला दिया है, चेक करते हैं कि वो सही है कि नहीं, और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी माइंड में रखना है कि अगर वो सही है, कंसिस्टेंट है, करेक्ट है, तो इसका मतलब ये है कि जो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन होगा वही राइट हैंड साइड का डायमेंशन होगा। तो स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में ये वी स्क्वायर, वी स्क्वायर यानी वेलोसिटी का स्क्वायर, एल टी माइनस 1 का स्क्वायर। यस, क्या आया? एल का स्क्वायर टी की पावर -2, ये आया, ठीक है। तो अब यही राइट हैंड साइड का आना चाहिए, तो राइट हैंड साइड पे चलते हैं। यू स्क्वायर दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी एल टी -1 का स्क्वायर प्लस 2 कांस्टेंट टर्म को हम डायमेंशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। ए क्या है? एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन एल टी -2। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट एल का स्क्वायर। तो अब ये चेक कर लो, राइट हैंड साइड में यू का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, एल टी -1 का स्क्वायर प्लस 2 कांस्टेंट टर्म है, इसको डायमेंशन में इंक्लूड नहीं किया जाता। ए एल टी -2 और ये एस डिस्प्लेसमेंट एल का पावर 2s स्क्वायर। अब ये राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि क्या ये सिंप्लीफाई हो पा रहा है, क्या ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ पा रहा है, देखते हैं। तो एल टी माइनस एल स्क्वायर हो गया, एल स्क्वायर हो गया टी -2, ठीक, स्क्वायर करने पे एल का स्क्वायर हो गया टी की पावर -2 हो गया, प्लस अब ये सिंप्लीफाई करना है, तो देखो एल स्क्वायर और ये एल है, तो क्या हो गया? एल की पावर 3 हो गया, एल की पावर 1 इंटू एल की पावर 2, 1 + 2 3, और टी की पावर -2। अब देख लो, इसके आगे तो सॉल्व हो नहीं रहा, ये जो आया और ये जो आया ये दोनों सेम तो है नहीं, इसके आगे अब ये सिंप्लीफाई होगा नहीं। यहाँ पे अगर ये एल स्क्वायर टी -2 तो ये भी एल स्क्वायर टी -2 आना चाहिए, तो यानी कि यहाँ पर ये आगे गलत है, ये वाला पार्ट रॉन्ग हो गया। ये वाला पार्ट यहाँ से तो मैच कर रहा है, बट ये वाला पार्ट गलत है, यानी इस फॉर्मूले में यहाँ पे कहीं मिस्टेक है। और आपने 9th में फॉर्मूला पढ़ा ही है, मिस्टेक कहाँ पर है? यस, फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, या वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यानी मिस्टेक ये रहा, ये जो स्क्वायर लगा रखा है ना, ये गलत है। तो यानी कि ये जो इक्वेशन दी है फिलहाल वो गलत है। क्लियर? ऐसे और भी एग्जाम्पल है, एक थोड़ा और एग्जाम्पल दे देते हैं आपको, जिसमें हम थोड़े ट्रिग्नोमेट्री कॉम्प्लिकेटेड वे में हम स्टडी करते हैं। और मैंने आपसे क्या कहा कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं, लॉग वाले फंक्शन, जो एक्सपोनेंट वाले, वो डायमेंशन लेस होने चाहिए।
तो एनसीईआरटी में इस टाइप का क्वेश्चन है कि लेट कि वाई एक डिस्प्लेसमेंट है, कोई मोशन है किसी टाइप का, आप आगे समझ जाएंगे किस टाइप का मोशन है, अभी तो स्टार्टिंग है 11th क्लास का, आगे ही आपको मिलेगा। y इज इक्वल टू ए एम्पलीट्यूड है, यानी इस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में a उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। y इज इक्वल टू ए साइन, ठीक है, y इज इक्वल टू ए साइन एक्स टी, ये फॉर्मूला दिया हुआ है, y इज इक्वल टू ए साइन एक्स टी दिया हुआ है, और x पोजीशन और t टाइम, x पोजीशन है उसकी, कौन सी पोजीशन है, यस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इस तरीके से ऑसिलेट करते हो सकता है कोई चीज़ जा रही है। तो ये जनरली कोई इक्वेशन दे दी है, y डिस्प्लेसमेंट है मीटर में, y मीटर में यानी इसका डायमेंशन l, a उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट ही है, तो उसकी भी डायमेंशन l। हम बात करेंगे, चलो ये तो आपका लेफ्ट हैंड साइड में इसका डायमेंशन l आ गया, राइट हैंड साइड में ये तो l है, लेकिन ये वाला टर्म डायमेंशन लेस होना चाहिए, दिस शुड बी डायमेंशन लेस, तो फॉर्मूला करेक्ट होगा। तो ये डायमेंशनलेस फॉर्मूला करेक्ट होना चाहिए, लेकिन अब ये डायमेंशनलेस है तो इसके अंदर वाला टर्म डायमेंशनलेस होना चाहिए, यानी दिस इंप्लाइज कि जो xt है वो डायमेंशनलेस होना चाहिए। अब चेक करते हैं कि xt डायमेंशनलेस है, तो यस x यानी l पोजीशन मीटर में और t टाइम lt आया, तो यानी ये डायमेंशनलेस नहीं आया, इट हैज़ डायमेंशन, तो ये गलत हो गया, और यानी ये रॉन्ग हो गया तो ये रॉन्ग हो गया, यानी पूरी इक्वेशन ही रॉन्ग हो गई। तो हमने चेक कर लिया कि फॉर्मूला या इक्वेशन करेक्ट नहीं है। क्लियर? तो नाउ अब नेक्स्ट चलते हैं, टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटी। वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज में रिलेशन डिराइव करना है। अब हमें कोई फिजिकल क्वांटिटी गिवन है, लेट की फोर्स की बात कर रहे हैं, और कोई ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से किसी सर्कल में घूम रहा है, ठीक, सर्कुलर पाथ में, और r रेडियस है, और उस पार्टिकल का मास m है, और यस उसकी जो स्पीड है वो v है, वो v स्पीड से, तो क्या है ये, अगर वो कांस्टेंट स्पीड से अगर पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो यस सर्कुलर मोशन है, और अगर स्पीड कांस्टेंट है तो कैसा सर्कुलर मोशन है, गुड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अब ये कहा जा रहा है कि फोर्स लग रहा है इस पार्टिकल पे, तो अब रिलेट करो, फॉर्मूला डिराइव करो कि बाकी फॉर्मूला क्या होगा। तो ठीक है, हम कह रहे हैं कि फोर्स जो है इस पार्टिकल पे जो लग रहा है वो मास पर डिपेंड करेगा, और करेगा तो पावर आ जाएगी, तो पावर हमें नहीं पता, हम डिराइव कर लेंगे। तो मास की पावर ए, अगर ये इससे रिलेटेड है तो पावर ए कुछ आएगा, नहीं रिलेटेड है तो ए 0 हो जाएगा। और फिर स्पीड की बात करें तो स्पीड पे अगर डिपेंड कर रहा है स्पीड की पावर बी आएगी, कुछ नहीं डिपेंड कर रहा है तो 0 आ जाएगा। और वैसे रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ डिपेंड करेगा तो कुछ पावर सी आएगी, वैल्यू कुछ आएगी, नहीं तो फिर 0 आ जाएगी। तो हम रिलेशन डिराइव करने जा रहे हैं फोर्स, मास, वेलोसिटी या स्पीड और आर में, ठीक है। अब वो रिलेशन कैसे डिराइव करेंगे, डायमेंशन फॉर्मूले की हेल्प से। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो जो प्रोपोर्शनलिटी साइन का जो कांस्टेंट है वो डायमेंशनलेस कांस्टेंट माना जाता है, दिस इज द डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ठीक है। मास की पावर ए, स्पीड की पावर बी, रेडियस की पावर सी। अब ये फॉर्मूला हम डिराइव कर रहे हैं, इक्वेशन दी हुई है, फॉर्मूला सही मानते हुए और डिराइव कर रहे हैं, ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। यस, फोर्स का डायमेंशन क्या है, फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस 2 है, और मैंने जैसा कहा कि प्रोपोर्शनल साइन हटा के डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट है, ये कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू होगी, ठीक है, डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट, डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट, ध्यान रखना। मास, अब इसको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट है, मास m पावर a, स्पीड एल टी माइनस 1 पावर b, रेडियस लेंथ होता है ना, मीटर मेजर करते हैं सेंटीमीटर मेजर करते हैं तो l होगा रेडियस, पावर c। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, किसको, राइट हैंड साइड को, और लेफ्ट हैंड साइड से कंपेयर करते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इक्वेशन करेक्ट है, तो यस पावर को इक्वेट किया जाएगा। m की पावर यानी डायमेंशनली वो इक्वल होंगे, m की पावर ये भी और कोई है नहीं a, l की पावर b,
और यहाँ पे c, तो l की पावर b इंटू सी, l की पावर b प्लस सी। नाउ t की पावर -1 इंटू बी माइनस बी। क्लियर? अब यहाँ पर ये अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी डायमेंशनली करेक्ट। तो a की पावर m की पावर a या m की पावर क्या 1, तो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड वी गेट a इज इक्वल टू 1, l की पावर b प्लस c या l की पावर 1, b प्लस c इज इक्वल टू 1, एंड थर्ड वन t की पावर माइनस b है और यहाँ पे t की पावर -2 है, तो माइनस बी इज इक्वल टू -2। यहाँ से आपको मिल गया, यस माइनस कैंसिल हुआ और b इज इक्वल टू 2 मिल गया। a तो 1 आपको मिल ही गया था, a 1 मिल गया, b 2 मिल गया, और अब c की बारी, तो b प्लस सी यानी 2 प्लस सी इज इक्वल टू 1, एंड व्हाट वी गेट c इज इक्वल टू 1 माइनस 2 मीन्स -1, पर हमें यहाँ पर a b c मिल गया है। और आप वैल्यू पुट कर देंगे और हमें क्या मिलेगा, जो फोर्स है, अब ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट k, मास की पावर a, तो पावर a यानी 1, तो 1 को लिखना नहीं होता, नहीं लिखा फिर भी ऐसे लिख देते 1, अदरवाइज नहीं भी लिखा तो 1 है, हाँ 0 को लिखना पड़ता है। मास की पावर 1, स्पीड की पावर b यानी 2, और r की पावर c यानी -1, और इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, k m v स्क्वायर अपॉन r, क्योंकि r की पावर -1 तो नीचे आकर के, यस k f इज इक्वल टू k m v स्क्वायर अपॉन r। और आगे आप समझेंगे कि यही फॉर्मूला सेंट्रीपिटल फोर्स का होता है क्योंकि जब सर्कल में घूमता है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर, तो टुवर्ड सेंटर जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, अब यहाँ पे जो k है वो k तो हम फाइंड नहीं कर पाए, तो आप समझ गए कि थोड़ा बहुत तो यहाँ पर प्रॉब्लम है कि कुछ चीज़ें हम यहाँ फाइंड नहीं कर पा रहे, बट रिलेशन तो डिराइव कर लिया कि फोर्स का एम वी और आर के साथ क्या रिलेशन है। ठीक, तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसे और भी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं ये कंसेप्ट यूज करके, बाकी न्यूमेरिकल जितने कर लो हम बहुत कम ही उतने ही प्रैक्टिस करते जाओ उसके क्वेश्चंस। अभी यहाँ पे हमने बस बेसिक कंसेप्ट समझा है। नाउ नेक्स्ट, टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। अब यहाँ पर थर्ड एप्लीकेशन, एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम, कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि फोर्स है उसकी कुछ ऐसा यूनिट है, सीजस भी यूनिट होती है। जब एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जाएंगे आप, डायमेंशन तो वही रहेगा ना, क्योंकि वो तो फोर्स की यूनिट है। तो वही चीज़ है, मैंने कहा कि यूनिट में जो नंबर है n1 वो चेंज होगा, बाकी यूनिट फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट ऐसा यूनिट या अदर यूनिट जो गिवन है। n2 नंबर चेंज हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट लाइक कि एसआई से सीजीएस में कन्वर्ट हो गया, सीजीएस से एसआई में कन्वर्ट हो गया, या किसी और गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट हो गया। और मैंने यहाँ जो फॉर्मूला बताया था आपको स्टार्टिंग में कि जो n2 आया था, क्या आया था फॉर्मूला, n1 टाइम्स m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b, t1 अपॉन t2 की पावर c। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए। टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। लेट एग्जांपल के लिए कैसे कन्वर्ट करें, तो यस बात करें फोर्स की, हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं, वी हैव टू कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन, डाइन सीजीएस यूनिट है, ठीक है। यस, तो 1 न्यूटन हाउ मच डाइन नहीं पता, हम यहाँ पे कन्वर्ट करके फाइंड कर सकते हैं। n1 यहाँ पे 1 है, n1 और यूनिट क्या है, जो u1 है वो न्यूटन है, n2 नहीं पता और u2 डाइन है, सीजीएस यूनिट है। फिलहाल यहाँ पर ये SI है न्यूटन होता है और डाइन सीजीएस होता है। अब ये n1 1 है और n2 नहीं पता, और वो इस फॉर्मूले से हमें फाइंड करना है। हम कन्वर्ट करेंगे डायमेंशनली, और डायमेंशन फॉर्मूला वाला कंसेप्ट यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं, पहले डायमेंशन फॉर्मूला, क्योंकि ABC की वैल्यू वहीं से मिलेगी। पहले तो आप बताओ कि ये न्यूटन, तो आप देख रहे हैं कि न्यूटन जो है यहाँ पर, या न्यूटन जो है वो यूनिट ऑफ फोर्स है, तो आइडिया लग गया कि डायमेंशन क्या होगा, ऐसा यूनिट है। तो यहाँ पर जो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स है वो क्या है, mlt-2, और
यहाँ पे देख लो कि m की जो पावर है इसको a कहा गया है, l की जो पावर इसको b कहा गया है और t की पावर वो c है। तो नाउ तो देयरफॉर जो हमारा a होगा दिस इंप्लाइज a आपका m की पावर यस 1, b l की पावर दैट इज यहाँ पर 1 और c जो कि t की पावर है वो -2। यानी इस फॉर्मूले को हमें जो यूज़ करना है, इसमें पहली चीज़ तो हमें मिल चुकी है क्या, a b c की वैल्यू मिल चुकी है। ठीक, अब क्या क्या पुट करना है, इसको एक ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारा सिस्टम गिवन है, चलो हम कह देते हैं कि चलो फर्स्ट सिस्टम हमें गिवन है और मेंशन भी कर देते हैं हमें तो गिवन है ऐसा ही सिस्टम। सेकंड सिस्टम में जो कन्वर्ट करना है जो हमें पता है डाइन सीजीएस यूनिट, लेकिन ये जो सेकंड सिस्टम है हो सकता है कि कोई अपनी तरफ से दे दे कि ऐसा सिस्टम है, तो वैसी वैल्यू रखनी पड़ेगी आपको। और भी न्यूमेरिकल वाली वीडियोस बनाएंगे तो वहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कराएंगे। यहाँ हम बेसिक चीज़ें समझ रहे हैं पहले। तो ऐसा सिस्टम में पहली चीज़ कि जो ये ऐसा सिस्टम है, इन सबको समझ लेते हैं क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। यहाँ पर नंबर की बात करें n1 तो क्या गिवन है 1 न्यूटन ना, 1 न्यूटन 1 न्यूमेरिकल वैल्यू तो n1 1। ठीक, अब 1 तो न्यूमेरिकल वैल्यू जब अलग कर दिया तो बाकी सब, जैसे हम कहते हैं ना 10 न्यूटन तो 10 अलग कर दिया तो बाकी तो मल्टीपल 1 हुआ ना, तो वैसे ही ये न्यूमेरिकल वैल्यू 1 हो गई तो बाकी सो इसमें ऐसा यूनिट में है m1 क्या होगा 1 kg, लेंथ मीटर मेजर करते हैं ऐसा सिस्टम में, एंड टाइम सेकेंड में 1 सेकेंड। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है, अगर 5 दी होती तो ये 5 हो जाती, तो जाहिर बात है 5 न्यूटन मीन्स 5 इंटू 1 न्यूटन, तो ये 5 और बाकी सब 1 माना जाता है। तो 1 kg 1 मीटर 1 सेकेंड, n1 1 हो गया, 1 न्यूटन कन्वर्ट करना इसलिए 1 लिख दिया मैंने। सीजीएस में अब कितने डाइन आएगा, ये न्यूमेरिकल वैल्यू n2 हमें फाइंड करना है। ठीक, ये हमें फाइंड करना है और बाकी वैल्यूज वही m2 क्या होगा, जैसे ऐसा सिस्टम में मास केजी में होता है, सीजीएस मीन्स सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम और एस फॉर सेकंड होता है ना, तो यहीं से आइडिया लग गया आपको। m2 ये आपका 1 ग्राम, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू जब अलग कर देंगे ना तो बाकी 1 हो जाएगा, 1 ग्राम। L2 1 सेंटीमीटर, T2 1 सेकेंड। लेकिन ये गिवन है, सीजीएस में ऐसा होता है। लेकिन अगर मैं कोई सिस्टम बना दूं कि चलो मेरे सिस्टम को फॉलो करो, मेरे सिस्टम में मास अगर 10 kg है, तो अगर मैंने कहा कि न्यू सिस्टम वेयर मास इज 10 kg तो आप 10 रखेंगे, लेंथ 5 मीटर तो 5 मीटर रखेंगे और टाइम 1 मिनट तो 1 मिनट रखेंगे इफ द न्यू सिस्टम। बाकी ये जो पहले से बना सिस्टम है प्रॉपर फॉलो हो रहा है तो उसके लिए ये 1 1 1 ही रहेगा। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज आपको दिख रही हैं ये सारी वैल्यूज कहाँ पुट करनी है, गुड, इस फॉर्मूले में पुट करनी है। ठीक है, यानी ये सारी वैल्यूज हमें इस फॉर्मूले में पुट करनी है, तो पुट करते हैं और n2 फाइंड करते हैं। n2 इज इक्वल टू n1 1, ठीक, स्क्वायर ब्रैकेट में मास, पहले मास m1 1 kg और m2 1 ग्राम, 1 kg अपॉन 1 ग्राम, पावर a 1। ठीक, नौ लेंथ L1 1 मीटर SI में और सेंटीमीटर सीजीएस में, पावर 1। ठीक है, b है यहाँ पर तो b की वैल्यू 1। नाउ टाइम T1 SI में 1 सेकेंड और सीजीएस में भी 1 सेकेंड, पावर -2, c की वैल्यू -2। नाउ सॉल्व कर सकते हैं, 1 kg अपॉन 1 ग्राम, ये ग्राम में kg है तो क्या होगा 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम और ये पावर 1। अब ये 1 मीटर 1 सेंटीमीटर कट करना है तो फिर सेम यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर। अब सिंप्लीफाई करना है आपको, पावर 1 1 सेकेंड तो कट करके आपका फिलहाल लिख देते हैं और एक साथ कट करते हैं। अब देखो यहाँ पर ये ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, सेकंड सेकंड कैंसिल, और अब आपको सॉल्व करना है न्यूमेरिकल वैल्यू को। 1000 की पावर 1 है, 1000 की पावर 1 यानी 1 इंटू 1000 मीन्स 10 की पावर 3, उसकी पावर 1 तो 1 10 की पावर 3 रहेगा, तो 10 की पावर 3 की पावर 1 10 की पावर 3 इंटू 100 यानी 10 की पावर 2 की पावर 1 10 की पावर 2, और 1 की पावर -2 हो या -4 हो या 4 हो, 1 की पावर इवन 0 क्यों ना हो तो 1। ठीक, और हमको यहाँ n2 मिल चुका है 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 2 5। दैट मीन्स यहाँ से आइडिया लग चुका है कि जो 1 न्यूटन आया वो इक्वल टू
डाइन में कितना 10⁵ डाइन होता है। इस तरीके से हमने समझ लिया एप्लीकेशन टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। बट अभी एक एग्जाम्पल दिया है, न्यूमेरिकल और भी करेंगे हम, और भी वीडियो बनेगी। नो नेक्स्ट, इतना सा पढ़ने में क्या चीज़ें आपको यहाँ पे समझ आई कि कुछ लिमिटेशन भी है। जैसा कि आपने देखा कि कांस्टेंट टर्म डायमेंशनलेस कांस्टेंट की वैल्यू हम नहीं फाइंड कर पाए। तो ये सम लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस आर, फर्स्ट वन, इट डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशनल कांस्टेंट। जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया एफ इज टू के एम वी स्क्वायर बाई आर, के हमको पता ही नहीं कि के की क्या वैल्यू है, फाइंड ही नहीं कर पाए। ठीक है, ये किसकी लिमिटेशन। दूसरा, द फॉर्मूला कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब आप और भी प्रैक्टिस करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सब कुछ फंक्शन वाले फॉर्मुलेस डिराइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये डायमेंशन लेस होते हैं, और जब ये डायमेंशन लेस है तो फिर इसको कैसे डिराइव कर पाएंगे, तो नहीं डिराइव कर पाएंगे। थर्ड वन, इट गिव्स नो इन्फॉर्मेशन अबाउट वेदर द फिजिकल क्वांटिटी स्केलर और वेक्टर। हमने फोर्स की डेरिवेशन की लेकिन कुछ पता नहीं चला कि वो वेक्टर है या स्केलर, तो ये इसकी लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस हो गई। तो ये आपको बेसिक चीज़ें मैंने आपको आज बताई हैं। इसके साथ आज की वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपको जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।